दूसरा पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसमें वीडियो क्लियर नहीं आया था, तो जिसको पुनः देख लेते हैं कि दूसरा पार्ट है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, जिसमें सबसे पहले हम मौलिक अधिकारों में बात करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य क्या था, या संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान क्यों किया गया था। ये प्रावधान के लिए न्यायाधीश अप्रूव मुद्दे हैं जिनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं कि मूल अधिकारों को संविधान में इसलिए रखा गया ताकि नागरिकों को समानता दी जा सके, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान की जा सके। उसके बाद इसके अर्थ की ओर जाएंगे तो अर्थ में होती है कि वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, और इन मूल अधिकारों का उल्लंघन राज्य भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकता राज्य? क्योंकि ये न्यायालय द्वारा रक्षित हैं। तो वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार कहलाते हैं, और इन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वाद योग्य हैं। क्योंकि ये क्या हैं? वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब क्या होता है कि इनके उल्लंघन होने पर हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे तो इनके महत्व की बात करेंगे। महत्व बड़े इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला महत्व आएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। ये लोकतंत्र की आधारशिलाएं सभी को समान रूप से प्राप्त हैं। लोकतंत्र की आधारशिला का तात्पर्य यही है कि ये सभी को समान रूप से प्राप्त है, और ये इनके द्वारा प्रत्येक नागरिकों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर दूसरे हम बात करते हैं शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक यानी मन मर्जी पर रोक, जिसका प्राचीन भारत में भी कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। उसमें भी ये कहा गया है कि प्राचीन भारत में भी स्वेच्छाचारी शासकों के लिए, निरंकुश शासकों के लिए कोई स्थान नहीं था। उसी प्रकार से वर्तमान संविधान में भी स्वेच्छाचारिता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अब मौलिक अधिकारों के माध्यम से संसद और विधानमंडल, यहाँ पर शासन दिया है तो उसकी जगह साथ संसद भी उपयोग में ले सकते हैं, विधानमंडल के ऊपर अंकुश लगाने में सहायता प्रदान करते हैं। कौन? मौलिक अधिकार। क्योंकि संसद और राज्य के विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। दूसरी बात इसमें दे रखी है कि शासन के अधिकारों की शक्ति और बहुमत दल की तानाशाही से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरी विधि है कि मौलिक अधिकार साधारण कानून से श्रेष्ठ होते हैं। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो उन अधिकारों को छीनते हो। इसका प्रावधान अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किया गया है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किया गया है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हों। उसके बाद न्यायिक सुरक्षा की बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों का हनन होने पर स्थिति में नागरिक न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। तो न्यायपालिका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार के लेख जारी करती हैं। उन लेख में कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यानी 5 प्रकार के लेख जारी करती है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी करती है, और वही यही लेख उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी करती है।
उसके बाद है लोकतंत्र के आधार स्तंभ। लोकतंत्र के आधार स्तंभ है क्योंकि ये बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से प्राप्त है। इनके अभाव में लोकतंत्र के शासन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के शासन के कार्यों में समान रूप से हिस्सेदारी का मौका सभी नागरिकों को मिलता है। उसी प्रकार से मौलिक अधिकार भी सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हैं। उसके बाद समानता के कारक। संविधान द्वारा राष्ट्र के समस्त नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए, समान रूप से बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए गए, और इसी में किसी को किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं है जन्म के आधार पर। उन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। तो निष्कर्ष के रूप हम कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार की मानवीय स्वतंत्रता के संरक्षक हैं, और ये प्रकार का मापदंड है। मौलिक अधिकार के नाम से मापदंड सरकार संविधान में निर्धारित किया गया है कि शासन इन मानदंडों का उल्लंघन नहीं कर सकते, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए इनका मनोवैज्ञानिक महत्व, अपना ही महत्व है इनका, और कोई भी राजनीतिज्ञ भी, और या कितना ही बड़ा राजनीतिज्ञ क्यों ना हो, दार्शनिक इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो घोषणा पत्र है संविधान में, इसमें मौलिक अधिकारों को व्यापकता प्रदान की गई है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। किनका प्रावधान किया गया है? मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है। भारतीय संविधान में के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अब इसमें एक अनुच्छेद बचा, अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार, जब तक क्या था? मौलिक अधिकार था। जब तक मौलिक अधिकार था तब तक उसको अनुच्छेद 21 और 19 फर्स्ट चे के अंतर्गत मान्यता प्राप्त थी। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था और 19 फर्स्ट चे के अंतर्गत था। लेकिन नीचे दे रखा है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के मौलिक अधिकार। अभी 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 1978 में। कई जगह 1979 भी दे रखा है, दोनों सही है, ठीक है। 78 में संसद से पास होकर 79 में इसको मान्यता दे दी गई थी, ये लागू कर दिया गया था। तो अब भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो पहले हम बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 से डायरेक्ट बोल सकते हैं, और ऐसा भी लिखेंगे 12 से 30 और 32 से 35 तक, यानी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और इन मौलिक अधिकारों के बारे में जो बात करते हैं तो हम एक प्रश्न बनता है कि कौन से भाग में? तो भाग 3 में है। कौन किन अनुच्छेदों में है? तो 12 से 30 और 32 से 35 तक। अब अगली बात आती है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान में कुल 23 अनुच्छेद हैं। अगर गिनती करें कि मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 23 अनुच्छेद हैं कुल। उसके बाद हम बात करें तो सबसे व्यापक मौलिक अधिकार कौन सा है? 19वां, जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 450 शब्द हैं। सबसे व्यापक संविधान जो मौलिक अधिकार है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। जब मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, और ये प्रश्न 2018 में 1 नंबर का पूछा भी गया था। कितने नंबर का पूछा गया था?
1 नंबर का प्रश्न ये पूछा गया था। अब 6 मौलिक अधिकार हैं और ये प्रश्न भी 2 नंबर का पूछा जा सकता है आपसे। कौन कौन से? जो आपको 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। उसके बाद है 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। फिर 5वां है संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29-30। और जो 6ठा है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जब हम व्यापक रूप से पढ़ेंगे तो हम इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके संदर्भ में एक प्रश्न लेटेस्ट बनता है। लेटेस्ट क्या हमेशा ही बनता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। अगर अनुच्छेद ना पूछा जाए और ये पूछ ले जाए कि भाई संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना। लेकिन अनुच्छेद पूछें तो कौन सा आएगा? अनुच्छेद 32 आएगा। कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा है? अनुच्छेद 32। अब भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? तो इसका आंसर आएगा प्रस्तावना आएगा। तो मौलिक हम बात करेंगे कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपको पता है कि संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया, विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या अधिकार बना दिया? कानूनी। इसलिए वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है जिनका अध्ययन हमने अनुच्छेद के हिसाब से कर लिया। तो ये प्रश्न 2 नंबर का पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद सहित बताइए। तो ये प्रश्न 2 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम इनको अनुच्छेद के हिसाब से पढ़ेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। सबसे पहले कौन सा आता है? समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार के अंतर्गत 4 अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 5 अनुच्छेद आते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं? 5 अनुच्छेद आते हैं। अब इन अनुच्छेदों में सबसे पहले हम बात करें तो हम देखते हैं कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार। किसकी बात करेंगे? कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार में सबसे पहले आता है यही अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें 2 बातें आती हैं। कितनी बातें आती हैं इसमें 2 बातें आती हैं। तो विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता से जो आपको तात्पर्य की हम बात करेंगे तो उसमें दे रखा है कि सभी नागरिक कानून की दृष्टि में क्या होंगे? समान होंगे। सभी नागरिक कानून की दृष्टि में क्या होंगे? समान होंगे और कानून सभी की समान रूप से रक्षा करेगा। इसको पहले भी बता दिया गया। तो ये कानून के समक्ष समानता शब्दावली हमने ली है यूनाइटेड किंगडम से। कहाँ से ली है? यूनाइटेड किंगडम से ली है, यूके से ली है। और जो कानून के समान संरक्षण की शब्दावली हमने ली है यूएसए से। कहाँ से ली है? यूएसए से ली है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि भारत का संविधान भारत के किसी भी नागरिकों को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है। जो भी सार्वजनिक स्थान है, चाहे होटल हो, चाहे मनोरंजन के स्थल हो, चाहे कुएँ हों, चाहे तालाब हो, चाहे स्नान घर हो, चाहे सड़कें हों, उनका प्रयोग बिना किसी भेदभाव के हम कर सकते हैं। उसके बाद है अगला लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता का तात्पर्य ये कि बिना किसी भेदभाव के नौकरियों में समान अवसर मिलेंगे। यद्यपि SC, ST और OBC को आरक्षण दिया गया है, लेकिन ये भी समानता के अनुकूल ही है। उसके बाद आएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आपको पता है कि सामाजिक विषमता को जो जाति के आधार पर था उसको समाप्त करने के लिए जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के व्यवहार को या आचरण को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस प्रकार छुआछूत का अंत कर दिया गया है, इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और ये प्रश्न भी
19 में पूछा जा चुका है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का निषेध कर दिया गया, तो यह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। उसके इससे के संदर्भ में 3 प्रकार के कानून भी बने हैं। तो सबसे पहला बना है वह अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बना है। उसके बाद इसका नाम परिवर्तन कर दिया 76 में, और इसका नाम कर दिया गया कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में किया है। कब किया है? 76 में, जैसा कि आपको पहले से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस कानून को और कठोर किया और इसका नाम कर दिया अनुसूचित जाति और जनजाति निवारण अधिनियम 1989। उसके बाद हम अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। तो अगला अनुच्छेद है उपाध्योकांत। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान आपको पता है सामाजिक आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी, लेकिन अब ऐसी उपाधियों का अंत कर दिया है। लेकिन आज वर्तमान समय में भी सेना और विद्या के क्षेत्र में उपाधि प्रदान की जाती है। इनके अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाती। सेना और विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर राज्य के द्वारा किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात इसमें ये दे रखी है कि भारत के नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना, भारत के राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना विदेशी राज्य कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें पहला मौलिक अधिकार समाप्त हो गया, जिसको बोलते हैं समानता का अधिकार। अब दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक। ये कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक है ये। तो अनुच्छेद 19 से 22 में सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 की। तो अनुच्छेद 19 में जो कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति, भारत के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति, भाषण देने और अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो कुल मिलाकर हम इसको बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इसमें 7 हैं, लेकिन एक हटा दी गई है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसको आपको पहले बता दिया। संपत्ति का मौलिक अधिकार 19 फर्स्ट 6 में था, तो अब इसके अंतर्गत 6 हैं। तो सबसे पहले है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, लेकिन इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाए गए। किस आधार पर? तो ये प्रतिबंध आपको बताए रखें कि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध किन दशाओं में लगाए जा सकते हैं। तो भारत की प्रभुत्ता, एकता के प्रणत में राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध करने के हित में, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार को बनाए रखने के हित में, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के संबंध में उचित निर्बंधन या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, तो उसमें है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो 19 फर्स्ट के अंतर्गत सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण बिना किसी शस्त्र अस्त्र के धारण करके सभा सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद समुदाय बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अंतर्गत कोई भी नागरिक अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संघ या सोसाइटी बना सकते हैं, किंतु राज्य के हित में इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे सर्वत्र आने जाने के। भारत के किसी भी भाग में बिना किसी बाधा के हम आ जा सकते हैं। उसके बाद निवास करने की स्वतंत्रता है कि भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, क्योंकि अभी अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल है। उसके बाद हम बात करते हैं वृत्ति कारोबार की स्वतंत्रता। वृत्ति या कारोबार करने की स्वतंत्रता कि किसी भी नागरिकों को आपको पता है ईमानदारी पूर्वक काम करने का अधिकार है, लेकिन जनित में नशीली खतरनाक चीज़ों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इसमें जो मैं आपको बता रहा था 7 थे। तो 19 फर्स्ट चे के अंतर्गत क्या था? 19 फर्स्ट चे के अंतर्गत इसमें था संपत्ति का मौलिक अधिकार, जिसको अब क्या है समाप्त कर दिया गया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में ही अनुच्छेद 19 कंप्लीट हो गया, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक
कंप्लीट होता है, यानी 19, 20, 21, 22 इसमें यानी 4 अनुच्छेद आते हैं। दो हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 में आपको पता है कि अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 20 ये स्पष्ट करता है किसी भी व्यक्ति को उसी समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने विद्यमान कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। और आगे इसमें आती है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। और इसमें जो से दे रखा है इसकी जगह आप लिख सकते हो कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, यानी गवाही देने के लिए या सबूत देने के लिए साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तो इसमें दे रखा है किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सज़ा से अधिक सज़ा भी नहीं दी जा सकती। इसमें ये भी जोड़ सकते हो और इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दोनों ही बातें सही है। तो कुल मिला के इसमें 3 बात आती है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता जब तक कि उसने विद्यमान कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, वर्तमान समय के कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। और किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी और किसी व्यक्ति को जो निर्धारित समय में जो सज़ा निर्धारित कर रखी है उससे ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी, या किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण के अधिकार की बात करें, जिसको प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं जीवन का अधिकार। क्या बोलते हैं? जीवन का अधिकार बोलते हैं। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहा गया किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। या इसको ये नकारात्मक भाषा हुई। सकारात्मक भाषा में हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने आपको पहले बताया था जापान से लिए। कहाँ से लिए? ये जापान की शब्दावली है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 या 79 दोनों आ सकते हैं के द्वारा इसको प्रभावशाली बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया प्रभावशाली? क्योंकि जब 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था तो इस अधिकार का सबसे ज़्यादा उल्लंघन किया गया। जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया उनके साथ अति की गई और पुलिस ने इनकाउंटर कर दिए उनको और उनको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर दिया। इसलिए जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई सरकार ने भारतीय संविधान में 44वां संशोधन किया और संशोधन के माध्यम से कह दिया कि अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। इसे प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब किसी भी आपातकाल, विशेषकर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इस आपातकाल को सीमित नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के बोल दो, ए बोल दो, कहीं पर ए लिखा होता है कहीं पर के लिखा होता है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है और जिसको बोलते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन। और इसको 2011 से लागू कर दिया, 10 से लागू कर दिया। 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया और राजस्थान में इसको लागू किया गया है 1 अप्रैल 2011 से लागू किया है।
राजस्थान में इसको 1 अप्रैल 2010 से 11 से लागू किया है और भारत में इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएं उनके माँ बाप। अब उनकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि बच्चों का अधिकार भी है। और इसको कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2010 के माध्यम से। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2010 के माध्यम से, क्योंकि ये मूल कर्तव्य भी था पहले। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ये मूल कर्तव्यों में इसको स्थान दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए, लेकिन अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब न मौलिक अधिकारों, कानून के माध्यम से मौलिक अधिकार बना दिया गया है। कुल मिला के इसको कानूनी अमला या जमला जिसको बोलते हैं, कानूनी अमला पहना दिया गया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 22 की बात करेंगे। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है कि बंदी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। और बंदी व्यक्तियों को क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं उसमें हम बात करें, बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है बंदी व्यक्ति को, और उसको अपनी इच्छा के अनुसार कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। और अगर वे खुद सक्षम है तो खुद कानूनी परामर्श प्राप्त करेगा, और यदि सक्षम नहीं है तो उसको राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वे उनको कानूनी परामर्श उपलब्ध करवाए। उसके बाद 24 घंटे के अंतर्गत, बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंतर्गत उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। तो ये बंदी व्यक्तियों को अधिकार है। 3 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए जिनका वर्णन अभी हमने आपको किया। लेकिन ये अधिकार जो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्राप्त हैं, ये केवल सामान्य नागरिकों को प्राप्त हैं। ये अधिकार शत्रु देश के निवासियों, अगर निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, निवारक नज़रबंदी की बात करते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है उनको अनुच्छेद 22 के अंतर्गत 3 प्रकार के जो अधिकार प्राप्त नहीं होते। अब निवारक नज़रबंदी क्या है? तो निवारक नज़रबंदी है बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के व्यक्ति को नज़रबंद करने से। ये 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निवारक नज़रबंदी क्या है? तो निवारक नज़रबंदी है बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया से व्यक्ति की गिरफ्तार करने से। जो अनुच्छेद अभी आपको गिरफ्तार किया, ये न्यायिक प्रक्रिया से गिरफ्तारी, इसको क्या बोलते हैं? न्यायिक प्रक्रिया से गिरफ्तारी। ये न्यायिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें गिरफ्तार करने के बाद भी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंदी होती है। इसमें फिर इन व्यक्तियों को बंदी बनाए जाने के कारण जानने का अधिकार नहीं होता, कानूनी परामर्श का अधिकार भी नहीं होता, और 24 घंटे के अंतर्गत इनको न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इसमें स्पष्ट दे रखा है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य अपराधी को दंडित करने से नहीं बल्कि अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। यानी 22 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका उद्देश्य है उसको दंडित करना, लेकिन निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत उस व्यक्ति को दंडित करना नहीं बल्कि दंड करने की प्रक्रिया से रोकना है। इसमें स्पष्ट दे रखा है कि जब राज्य को यह अनुमान हो कि किसी व्यक्ति से जो अपराध करने वाला है राज्य की सुरक्षा को खतरा है या खतरे की धमकी मिल रही है तो सीमित अवधि के लिए, और सीमित अवधि इसमें दे रखी है 3 महीने के लिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और 3 महीने से आगे भी उसकी गिरफ्तारी की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया? तो उसके लिए 3 महीने से ज़्यादा उसको गिरफ्तार रखना हो तो एक कमेटी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं परामर्शदात्री समिति, जिसमें एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। और अगर वे अनुमति कर देते हैं तो अनुमति देते थे तो उन बंदी व्यक्ति को 3 महीने की अवधि से ज़्यादा भी गिरफ्तार या बंदी बनाया जा सकता है।